सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे करवाता हूँ परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स। लक्ष्य 1 2022 संपूर्ण 2021 से लेकर के जनवरी 2022 तक का करंट अफेयर्स का समावेश इस परीक्षा मंथन मैगजीन में है। यह वीडियो नंबर 18 है। इसके पहले मैं 17 वीडियो डाल दिया हूँ। यदि उन सारे वीडियो को आप नहीं देखें तो जा करके वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार जरूर देखें। परीक्षा मंथन मैगजीन को खुद से भी पढ़ें। PDF इत्यादि मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट और भारत। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है। क्वेश्चन यहीं से बन सकता है, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किसने जारी किया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने, याद रखिए। यह रिपोर्ट वर्ष में 2 बार अप्रैल और अक्टूबर माह में जारी किया था। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, यह जो रिपोर्ट है IMF के द्वारा विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट, यह वर्ष में कितने बार आते हैं? 2 बार। कब कब? अप्रैल में और 1 अक्टूबर में। ये अप्रैल में आते हैं और 1 अक्टूबर में आते हैं, याद रखिए। रिपोर्ट में कोविड महामारी के बाद रोजगार सृजन में सुधार की संभावना व्यक्त की गई है। यह रिपोर्ट रोजगार वृद्धि में धीमी गति के कारणों को रेखांकित करती है। साथ ही रिपोर्टों में भारत के संदर्भ में उपस्थित चिंताओं का उल्लेख भी किया गया है। यह रिपोर्ट कई मापदंडों को विस्तृत सेट पर आधारित है, जिसमें कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें आदि के आधार पर अर्थव्यवस्था के मध्य तुलना करने के लिए बेंचमार्क निर्धारित किया जाता है। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु। रिपोर्ट के वैश्विक अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर 2021 के लिए 5.9 तथा वर्ष 2022 के लिए 4.9% तक रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आगे देखिए, देश है, क्षेत्र है और ये वर्ष है। विकसित अर्थव्यवस्था 5.2%, 2022 में 4.5%। विकासशील 6.4 और वर्ष 2022 के लिए 5.1। चीन का, फिर भारत का दिया हुआ, चीन का है 8% और 2022 के लिए 5.6%। भारत का है 9.5% और वर्ष 2022 के लिए 8.5%। तो यह जो है रिपोर्ट के जो प्रमुख बिंदु में ये सारा चीज़ बताया गया है IMF के द्वारा। वर्ष 2022 तक विकसित अर्थव्यवस्था की सकल उत्पादकता महामारी के पूर्व की स्थिति में आ जाएगी तथा वर्ष 2024 तक इसमें 0.9% की वृद्धि होने का अनुमान है। उभरते बाजार विकासशील अर्थव्यवस्था समूह चीन को छोड़कर की सकल घरेलू उत्पादन की स्थिति महामारी के पूर्व स्तर में से 5.5% कम रहने की आशंका है। वैश्विक आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट प्रमुख चिंताएं। इस रिपोर्ट द्वारा IMF ने देशों के मध्य बढ़ती असमानताओं और आर्थिक संभावनाओं में विचलन बताया। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में आंशिक रूप से आपूर्ति में व्यवधान, निम्न आय वाले विकासशील देशों में महामारी जनित परिस्थितियों एवं कोविड वैक्सीन की कम पहुंच। भारत के लिए निहितार्थ। रिपोर्ट के अनुसार GDP के संदर्भ में भारत की समृद्धि दर वर्ष 2021 के लिए 9.5% और वर्ष 2022 के लिए 8.5% है, जिससे स्पष्ट है कि भारत वर्तमान में बुरी स्थिति में नहीं है, क्योंकि IMF के अतिरिक्त कई अन्य महत्वपूर्ण संकेतक भी बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था रिकवरी कर रही है। इन IMF के अनुमान यह स्पष्ट करते हैं कि भारत रोजगार और उत्पादन जैसे मुद्दों पर अभी भी पीछे है, जो कि चिंता का प्रमुख विषय है। उल्लेखनीय है कि भारत की अर्थव्यवस्था के आकार की रिकवरी प्रदर्शित कर रही है। इसका आशा है कि अर्थव्यवस्था को अलग अलग क्षेत्र अलग अलग दरों में रिकवरी कर रहे हैं और यह केवल संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्रों के बीच में, बल्कि संगठित क्षेत्र के भीतर भी रिकवरी दर में अंतर है। कि कहने का अर्थ, कुछ क्षेत्र तो रिकवर कर रहा है लेकिन कुछ क्षेत्र डाउनफॉल में जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए। गिग वर्कर। ऑनलाइन कंपनियों के साथ डिलीवरी से जुड़े कार्य करने वाले कर्मचारी गिग वर्कर कहलाते हैं। ऑनलाइन कंपनियों के साथ डिलीवरी से जुड़े कार्य करने वाले कर्मचारी गिग वर्कर कहलाते हैं। ऐसे काम के लिए कंपनियां कर्मचारियों को काम के आधार पर भुगतान करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो काम के बदले भुगतान के आधार पर रखे गए कर्मचारियों को गिग वर्कर कहा जाता है। कोरोना महामारी से राहत मिलने के बाद गिग वर्कर की हिस्सेदारी भारतीय अर्थव्यवस्था में काफ़ी तेज बढ़ी है। हालांकि उस अनुपात में महिलाओं का हिस्सेदारी रखने को नहीं मिल रही है।
भारतीय अर्थव्यवस्था में महिला गिग वर्कर की संख्या काफ़ी कम है। कौन होते हैं गिग वर्कर? स्वतंत्र रूप से ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी गिग वर्कर कहलाते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाले कर्मचारी गिग वर्कर कहलाते हैं। एकदम इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है इनमें से कौन गिग वर्कर हैं। तो स्वतंत्र रूप से ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी गिग वर्कर कहलाते हैं। फूड डिलीवरी ऐप और ऐप के जरिए कैब सुविधा देने वाले कर्मचारी गिग वर्कर, ठेका पर काम करने वाले कर्मचारी गिग वर्कर, कॉल पर काम करने के लिए उपलब्ध कर्मचारी गिग वर्कर, सभी तरह के अस्थायी कर्मचारी गिग वर्कर कहलाते हैं। अस्थायी कर्मचारी। कंपनियों ने अपनी नीतियों में बदलाव किया। यहाँ पर ऐसे ध्यान रखें, अस्थायी कर्मचारी जैसे में कॉल पर काम करने वाले, ठेका पर काम करने वाले सारे तो अस्थायी कर्मचारी हैं ना, तो ये गिग वर्कर हैं। कंपनियों ने अपनी नीतियों में बदलाव किया। गिग वर्कर में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए जून महीने में अपनी नीतियों में बदलाव भी किया है। कंपनियों ने महिलाओं की सहूलियत को ध्यान में रखकर कई कदम उठाए हैं। जोमेटो ने महिला गिग वर्कर के लिए सुरक्षा से संबंधित शिक्षा, संपर्क रहित डिलीवरी, अलग वॉशरूम, SOS बटन और समर्पित सहायता टीम शुरू की है। वहीं स्विगी ने महिला डिलीवरी पार्टनर्स के लिए 2 दिवसीय मासिक भुगतान शुरू किए हैं। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद भी महिला गिग वर्कर की हिस्सेदारी उम्मीद के अनुरूप नहीं बढ़ी। कोरोना महामारी में अहमियत बढ़ी। कोरोना महामारी ने कंपनियों को खर्च कम करने के लिए मजबूर किया। बदलते हालत में कंपनियां अस्थायी कर्मचारी रखने की जगह अस्थायी कर्मचारियों यानी गिग वर्कर से काम कराना पसंद कर रही है। ऑनलाइन कंपनियां के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनियों के लिए गिग वर्कर का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण है। अधिकांश कंपनियां ग्राहकों की सहूलियत के अनुसार सामान की डिलीवरी करवाता है। गिग वर्कर के तौर पर काम करने वाले कर्मचारी और कंपनी के बीच एक समझौता होता है। इस समझौते के तहत कर्मचारी को कंपनी की कॉल पर काम करना होता है। ठीक है। क्या है फिनटेक? फिनटेक फाइनेंशियल टेक। दिसंबर 2021 में चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत एशिया में फिनटेक के सबसे बड़े बाजार के रूप में उभरा है। क्वेश्चन बन सकता है, भारत जो है फिनटेक के मामले में पहले स्थान पे सबसे बड़े बाजार के रूप में उभर चुका है। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार 2021 की तीसरी तिमाही में 66 मसौदे के जरिए भारत में $1.93 अरब का निवेश हुआ है। आगे देखिए मुख्य बिंदु। विदित हो कि विश्व के दूसरे सबसे बड़े फिनटेक हब अमेरिका के बाद के रूप में उभरने के बाद भारत में फिनटेक बूम अर्थात फिनटेक का तीव्र और व्यापक विकास देखा गया है। सबसे बड़े बाजार विश्व में फिनटेक के मामले में किसका है? तो भारत का। किसको पीछे छोड़ दिया है? अमेरिका को। ठीक है। सॉरी 1 मिनट। एशिया में है भारत जो है, एशिया में फिनटेक के सबसे बड़े बाजार के रूप में उभरा है, ये ध्यान रखें। और चीन भी एशिया का हिस्सा है, तो एशिया में चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत एशिया में फिनटेक का सबसे बड़ा बाजार है। पूरे विश्व में नहीं, केवल एशिया में, ध्यान रखिएगा, गलत मैं बोल दिया था। आगे चलिए। यहाँ बताया गया विदित हो कि विश्व के दूसरे सबसे बड़े फिनटेक हब, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा फिनटेक हब क्या है? अमेरिका के रूप में उभरने के बाद भारत में फिनटेक बूम अर्थात फिनटेक के तीव्र और व्यापक विकास देखा गया है। और पहले स्थान पर क्या है? अमेरिका। पहले स्थान पर अमेरिका है, फिर उसका भारत, इस सब का नाम आता है। वर्तमान समय में फिनटेक अर्थव्यवस्था के सबसे अधिक संपन्न क्षेत्रों, व्यापार वृद्धि और रोजगार सृजन दोनों मामलों में से एक है। फिनटेक वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता लाने के साथ वित्तीय समायोजन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। फिनटेक समझ रहे हैं कि नहीं? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, मतलब वित्त को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना। ठीक है, उसको फिनटेक कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की रिपोर्ट के अनुसार सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र के लिए आवश्यक और उपलब्ध पूंजी का अंतर लगभग $397.5 बिलियन आंका गया।
ऐसे में एमएसएमई क्षेत्र में फिनटेक का महत्व बढ़ जाता है, जिससे इस क्षेत्र में पूंजी की कमी को दूर करने की क्षमता भी है। कई फिनटेक स्टार्टअप द्वारा आसान और त्वरित ऋण उपलब्ध कराए जाने पर एमएसएमई को कई बार बैंक जाने या इसकी जटिल कागजी प्रक्रिया से राहत मिल सकेगी। क्या है फिनटेक? फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का संक्षिप्त रूप है। यदि वित्तीय कार्यों को प्रौद्योगिकी के मदद के से पूरा करते हैं तो उसे फिनटेक कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह पारंपरिक वित्तीय सेवाओं और विभिन्न कंपनियों तथा व्यापार में वित्तीय पहलू के प्रबंधन में आधुनिक तकनीक का कार्यान्वयन है। ध्यातव्य है कि फिनटेक शब्द का प्रयोग उन नई तकनीकों के संदर्भ में किया जाता है जिनके माध्यम से वित्तीय सेवाओं का प्रयोग इसमें सुधार और स्वायत्त लाने का प्रयास किया जाता है। डिजिटल पेमेंट, डिजिटल ऋण, बैंक टेक, इंश्योरटेक, रेगटेक, क्रिप्टो करेंसी आदि फिनटेक के कुछ प्रमुख घटक है। ये सब फिनटेक का ही उदाहरण है। हालांकि वर्तमान में फिनटेक के तहत कई अलग अलग क्षेत्र और उद्योग जैसे शिक्षा, खुदरा बैंकिंग, निधि जुटाना और गैर लाभकारी कार्य, निवेश प्रबंधन आदि भी शामिल किया जाता है। फिनटेक नवोन्मेष में सक्रिय क्षेत्र, क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल कैश, ब्लॉकचेन तकनीक। इसके तहत किसी केंद्रीय बही खाते की बजाय कंप्यूटर नेटवर्क पर लेन देन के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इसके तहत कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से अक्सर ब्लॉकचेन का उपयोग करते हुए खरीदारों और विक्रेताओं के बीच अनुबंधों को स्वचालित रूप से निष्पादित किया जाता है। ओपन बैंकिंग, ओपन बैंकिंग ऐसी प्रणाली है, ओपन बैंकिंग समझ लीजिए ऐसी प्रणाली है जिसके तहत बैंक नए एप्लीकेशन और सेवाओं को विकसित करने हेतु तीसरे पक्ष को अपने एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआई की सुविधा प्रदान करते हैं। ओपन बैंकिंग के तहत कार्यरत बैंकों को फिनटेक के साथ प्रतिस्पर्धा की बजाय साझेदारी करने का अवसर प्रदान किया जाता है। इंश्योरटेक, इसके तहत प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से बीमा उद्योग को सरल और कारगर बनाने का प्रयास किया जाता है। निष्कर्ष देखिए, वर्तमान समय में ज़रूरतों के अनुरूप फिनटेक भारतीय आर्थिक क्षेत्र में व्याप्त चुनौतियों के लिए उपयुक्त समाधान उपलब्ध कराते हैं। फिनटेक में बीमा, निवेश, प्रेषण जैसे अन्य वित्तीय सेवाओं में व्यापक बदलाव लाने की क्षमता है। हालांकि इस क्षेत्र में विनियम के दौरान इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐसे कोई भी प्रयास इसके विकास में सहायक होना चाहिए, न कि बाधक। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था की के आकार रिकवरी। अपने समकक्षों के मुकाबले विभिन्न उद्योग धंधों में वृद्धि के कारण भारत की अर्थव्यवस्था के आकार की रिकवरी देखी जा रही है। के आकार की रिकवरी क्या है? के एक आकार की रिकवरी हुआ है जिसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों का प्रदर्शन के अक्षर के बाहों की तरह अलग होता है। के आकार की रिकवरी में अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्सों में मजबूत वृद्धि देखी जाती है जबकि कुछ में गिरावट देखी जाती है। देखिए के यानी कि कुछ में तो वृद्धि दिखाई पड़ रही है लेकिन ये क्या है, गिर रही है। कुछ हिस्सों में, कुछ क्षेत्रों में गिरावट और कुछ क्षेत्रों में वृद्धि देखने को मिलती है। इसको के शेप रिकवरी कहते हैं। क्या अर्थव्यवस्था में के आकार की रिकवरी देखी जा रही है? उद्योग से संकेत क्या मिलता है? देखिए ये जो मैगजीन है ना, ये केवल प्रीलिम्स के लिए, ये मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो ये मेंस व्यू से भी है और बाकी प्रीलिम्स का कहाँ कैसे क्वेश्चन बनाएगा वहाँ मैं आपको क्वेश्चन बताते चलता हूँ कि यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, वहाँ पे आप क्लियर कीजिए। बाकी इसमें सारा बात लिखा हो, जो मैं समझाऊंगा वो सारा बात लिखा हो, इसलिए इसको ध्यान से समझते सुनते जाइए। उद्योग से संकेत, क्रिसिल की एक रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2021 में दोपहिया वाहनों की बिक्री में साल दर साल 3 से 6% की गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, दोपहिया वाहन की बिक्री 7 वर्षों में दूसरे सबसे कम स्तर पर है और त्योहारी सीजन इस घटना को सुधारने में असमर्थ था। दूसरी ओर प्रीमियम कारों और प्रीमियम मोटरसाइकिल महामारी की मंदी के लिए प्रतिरोधी रही है। तो यहाँ पे जो वाहनों की बिक्री है वो उसमें गिरावट दर्ज की गई थी, ये बताया जा रहा है। कराधान का प्रभाव देखिए, सरकार की कराधान नीति कॉरपोरेट करों को कम करते हुए ईंधन और उपभोक्ताओं उत्पादों पर अप्रत्यक्ष करों को बनाए रखने पर जोर देती है, जबकि मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग की आय में निरंतर नुकसान हुआ है। नौकरियों पर देखिए, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर में 50 लाख से अधिक लोगों ने अपनी नौकरी खो दी।
बढ़ते खाद्यान्न और ईंधन की कीमतों के साथ बेरोजगारी परिवारों को गरीबी में धकेलती है। नरेगा पर पूर्व कोविड-19 युग की तुलना में अब मनरेगा नौकरियों की अधिक मांग है, लेकिन 2021-22 में सरकार ने इसके आवंटन में 34% की कटौती की थी। प्रोत्साहन और विकास पिछले एक साल में शेयर बाजार और इस तरह की अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में सुधार अभूतपूर्व रहा है, लेकिन भारत के केवल 5% से कम को ही उक्त रिकवरी के सीधे लाभ हुआ है। निम्न मध्यम वर्ग जो ऐसी संपत्तियों में निवेश नहीं करता है, उसके पास मुद्रास्फीति के खिलाफ कोई सुरक्षा नहीं है, और मुद्रास्फीति के खिलाफ उनका एकमात्र बचाव उनकी आय है। अन्य निर्यातकों के रूप में भारत का उदय। स्वतंत्रता के समय 1943 के बंगाल के अकाल के ठीक बाद नए भारत को 82% आबादी मिली, लेकिन अविभाजित देश के अनाज उत्पादन का अकेले 75% ही भारत के हिस्से आया था। परंतु कृषि क्षेत्र में लगातार सुधारों के कारण वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO रिपोर्ट के अनुसार भारत 2019 में दुनिया के टॉप 10 कृषि उत्पादक निर्यातक देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। प्रमुख बिंदु देखिए, 1947 में खाद्यान्न नीति आयोग का गठन किया गया था। 1947 में खाद्यान्न नीति आयोग का गठन किया गया था। उनकी सिफारिश के बाद 1950 के दशक में खाद्यान्न उत्पादन में कमी आई। 1960 के दशक में हरित क्रांति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ अनाज उत्पादन में वृद्धि को प्रेरित किया। भारत 1980 के दशक तक खाद्यान्नों के आयात पर निर्भर रहा। हालांकि अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1950 से 334 ग्राम प्रतिदिन से बढ़कर अब 465 ग्राम हो गई है। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त दालों का उत्पादन करने में असमर्थ है और अभी भी बड़ी मात्रा में उनका आयात करता है। हालांकि हाल के वर्षों में इसमें गिरावट आई है। हालांकि दाल की दैनिक प्रति व्यक्ति उपलब्धता आज 1950 के स्तर से कम है। हालांकि पिछले 20 वर्षों में इसमें सुधार हुआ है। हालांकि अभी देखिए, हालांकि अब नहीं है, ठीक है। 2019 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत ने 3.1% हिस्सेदारी के साथ 9वां स्थान लिया है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, वैश्विक कृषि निर्यात में भारत का स्थान कितना है? 9वां स्थान है ये 2019 में। 1995 में शीर्ष चावल निर्यातक में थाईलैंड 38%, भारत 26%, अमेरिका 19 शामिल थे। 2019 में भारत ने 33%, थाईलैंड 20% को पीछे छोड़कर भारत पहला स्थान हासिल किया है। अगला टॉपिक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्राइम। इधर टॉपिक थोड़ा बड़ा है, ध्यान से सुनते जाइएगा। कम से कम वीडियो को 3 बार 4 बार तो देखिए और एक आध बार मैगजीन को भी पढ़ लीजिए, ठीक है। और बाकी कोई भी मैगजीन को यदि आप उस पर कब्जा करना चाहते हैं, उसको आप आत्मसात करना चाहते हैं, उस पर अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 4 से 5 बार तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। एक बार पढ़ करके आप कॉन्फिडेंस फील नहीं कीजिएगा। इसलिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए 4 से 5 बार वीडियो को स्पीड में देख लीजिए, स्लो करके देख लीजिए, वो आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। PDF और जो भी मटेरियल है मैं वहाँ अवेलेबल करवाता हूँ। ओके बाय, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।